बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज जो है हमें अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर 11 करना है। अच्छा, ये वाला पेपर मैंने आप लोग को ऑलरेडी होमवर्क दिया हुआ था और मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग ये पेपर पहले से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और वो ये क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उनको फायदा होगा। जो बच्चे इससे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं पेपर, सिर्फ ये क्लासें ले रहे हैं और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो बेटा मेरा सीआई नहीं है। सीआई आप लोग है और 1 महीना बचा हुआ है। तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ और पेपर्स मेरे से पहले सॉल्व करा करो। जो पेपर मैं कराने वाला हूँ वो मेरे से पहले आप लोग अब सॉल्व करके बैठोगे क्लास में तो फायदा होगा। मैंने आप लोगों को पेपर करवा दिए पहले, जितने मुझे करवाने थे। अब आप लोग मेरे से पहले पेपर करके बैठोगे तो ही आप लोगों को फायदा होगा, वरना आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। चलो भाई, शुरू करते हैं। पहले पेपर का थ्रेशोल्ड देख लेते हैं भाई। अच्छा, अक्टूबर नवंबर 2023 में जो है ना, हमारे पास ए ग्रेड जो है वो बन रहा था 58 पे। बी ग्रेड हमारे पास था 45 पे। सी ग्रेड था हमारे पास 31 पे। डी था हमारे पास 22 पे और ई ग्रेड था हमारे पास 13 पे, आउट ऑफ 80। ठीक है। शुरू करते हैं पेपर। वर्क आउट 6 + 4 ÷ 2। क्या होगा बच्चों इस सवाल में? बोर्ड मास अप्लाई होगा। पहले हम करेंगे डिवाइड। तो 6 + 4 ÷ 2 इज 2। 6 + 2 8। आंसर आ गया, 1 मार्क मिल गया। पार्ट बी, वर्क आउट 40 × 0.3। डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। 3 0 0, 3 4 12, क्रॉस आएगा 0 0 0, 0 4 0। नंबर आ गया 1 2 और 0। डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं सवाल में? एक नंबर है। तो राइट हैंड साइड से पीछे आ जाएंगे बच्चों। 12.0 जो है वो 12 ही होता है। एक और सवाल हो गया हमारा, एक और मार्क मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इस सवाल में हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। अब हमें जो है वो डेसिमल में करने में आसानी रहेगी। 1/5 अगर मैं डेसिमल में करूं, वन वन अंदर 5 बार, 1/5 नहीं होता, ऊपर 0 पॉइंट लग जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 5 2 जार 10। 1/5 आ गया 0.2। ठीक है। फिर 3/25, ये भी नहीं होता, 0 पॉइंट आएगा। 25 1 जार 25, माइनस किया 5 आ गया, 0 लग गया। 25 2 जार 50। 3/25 आ गया 0.12। 13%। बच्चों 13% कितना होगा? 13% कितना होगा भाई? 0.13। ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए हम करते हैं डिवाइड बाय 100। 100 डिवाइड करने के लिए हम लोग दो पीछे जाएंगे, तो 0.13। वेरी गुड। और 0.1 हमारे पास ऑलरेडी एक डेसिमल है। अच्छा, एंड में यहाँ पे 0 लगा देना, कुछ भी नहीं मतलब 0। ठीक है ना, सबको दो डेसिमल में मैंने कर लिया। अब इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? सबसे छोटा नंबर जो है वो 0.1 है। 10। तो ये 0.1 में यहाँ लिख दूंगा। इसके बाद आएगा 0.12। बच्चों मैं यहाँ पे 0.12 लिख दूं? सही है ये? नहीं। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे 0.12 नहीं आएगा, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ था वो आएगा 3/25। फिर 0.13 मतलब 13%। और फिर आ जाएगा हमारे पास 1/5। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर। वर्क आउट द टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्रीज हायर देन -12। बेटा क्या आंसर होगा, आप लोग मुझे बताएं। 3 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के आंसर बताएं क्या होने चाहिए।
-12 से 20 डिग्री हायर क्या होगा? वेरी गुड जैद, वेरी गुड अब्दुल सुभान। अब्दुल्ला बेटा गलत। गुड आमना। वेरी गुड। अच्छा भाई, 20 डिग्रीज हायर का क्या मतलब हुआ? प्लस करना होगा। सही है। तो -12 में आपने 20 प्लस कर दिया। माइनस प्लस माइनस होता है, 20 - 12 = 8। साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 8 आपका आंसर हो गया भाई। और पार्ट बी में आपसे पूछा है वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन -4 एंड 10। डिफरेंस निकालने के लिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 10 माइनस -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 4 = 14। अच्छा भाई, बहुत बच्चों का आंसर -14 आ रहा है। बेटा जो बच्चे -14 बोल रहे हैं ना, वो आंसर गलत हो जाएगा। -14 गलत होगा। बड़े नंबर को जब आप छोटे नंबर से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +14 आएगा। और बेटा जो बच्चे पार्ट ए में -32 बोल रहे हैं, -32 कैसा आ सकता है? 20 डिग्रीज हायर बोला हुआ है बेटा, लोअर थोड़ी बोला हुआ है। लोअर में आप माइनस कर रहे होते ना, तो -32 आता। हायर में तो हमें प्लस करना होगा। ठीक है, ये पहला पेज हो चुका है। 3 सवाल देख लें भाई, कोई मसला हो तो पूछ लें। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। केसिया बाइज 12 एप्पल्स, ईच एप्पल कॉस्ट 65 सेंट्स। वर्क आउट हाउ मच केसिया पेज, राइट योर आंसर इन डॉलर्स। 12 एप्पल ले रही है बेटा, एक एप्पल जो है वो 65 सेंट्स का है। एक एप्पल कितने का है भाई? 65 सेंट्स का। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, तो 12 की कॉस्ट आ जाएगी। 12 × 65, 5 2 = 10, 0 यहाँ 1 कैरी हो गया, 5 1 = 5 +1 6। क्रॉस लगा दिया, 6 2 = 12, 2 यहाँ आया, 1 कैरी हुआ, 6 1 = 6 +1 7। तो ये आ गया 0 8 और 7, 780 सेंट्स आ गया। अच्छा बच्चा, आप लोग को पता है $1 में कितने सेंट्स होते हैं? $1 में कितने सेंट्स होंगे? 1 डॉलर में होते हैं 100 सेंट्स, बिल्कुल सही। ठीक है, हमारे पास आंसर है 780 सेंट्स। अगर हमें इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे? 780 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 कैंसिल। 78/10 कितना हो जाएगा? 7.8। तो $7.8 पे करेगी भाई कासिया। क्वेश्चन नंबर 5। यास्मीन आस्क्स 20 पीपल हाउ मेनी पेट्स दे ओन, द रिजल्ट्स आर शोन इन द बार चार्ट। 3 लोग जो हैं वो 0 पेट्स ओन करते हैं, 4 लोग 1 करते हैं, 7 लोग 2, 5 लोग 3, और एक बंदा जो है वो 4 पेट्स ओन करता है। ठीक है, पहला पार्ट पूछा फाइंड द रेंज। बच्चों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। इस सवाल में रेंज क्या आएगी? अब्दुल्ला गलत, गलत गलत। अब तक जितने भी आंसर्स आए हैं वो गलत हैं। नहीं बेटा अब्दुल्ला, नहीं मेहदी। सही जवाब जैद।
अच्छा बच्चों, जो बच्चे, वैसे 90% बच्चे जो है ना इसका आंसर 6 बोल रहे हैं, 6 ही लिखते हैं, बट 90% बच्चे, लेकिन ये जवाब गलत है। गलत क्यों है बेटा? 7 लोगों के पास 2 पेट्स हैं, ठीक है ना, और 4 लोगों के पास एक पेट है। आप लोग 7 - 1 कर रहे हो। ओ भाई, ये 7 आपकी हाईएस्ट, ये आपकी जो 2 है, ये हाईएस्ट वैल्यू कैसे आ गया आपके पास 7? हाईएस्ट नंबर ऑफ पेट्स क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ पेट्स तो 4 है ना बच्चों। और लोएस्ट नंबर ऑफ पेट्स क्या है? लोएस्ट नंबर ऑफ पेट्स 0 है। तो रेंज क्या होगी? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। फ्रीक्वेंसी कब से लेने लग गए हम लोग? रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? एक बंदे के पास 4 पेट्स हैं, और एक बंदा ऐसा भी इसके पास 0 पेट्स है। तो 4 - 0 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 4 - 0 विच इज 4। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द 20 पीपल हु ओन 3 पेट्स। 3 पेट्स ये रहे भाई। 3 पेट्स कितने लोगों के पास हैं? 5 लोगों के पास। तो 5/20। 20 लोगों में से 5 लोगों के पास जो है हमारे पास 3 पेट्स हैं। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 5/20। साले बेटा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ना। आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि 20 लोगों में का फ्रैक्शन बताओ। 20 लोगों में से अपने पास कितने हैं? हमें बोला भाई नहीं सिंप्लीफाई करो। तो 20 में से जितने लोगों के पास 3 पेट्स हैं, जो कि 5 हैं, वो हम लोग डायरेक्ट आंसर में लिख देंगे इधर। ठीक है बच्चों, सब साथ हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक? कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करें जल्दी से। क्वेश्चन 6 और 7 करें। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, और हमें इसको वन सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। वेरी गुड बेटा, एंगल सही आए हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 7 कर दें। ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स होंगे। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। एक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 180। एक्स हमारे पास 70 आ गया, और ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो वाई कितना आ जाएगा हमारे पास? 110। क्वेश्चन नंबर 7 कर दें भाई। सब नंबर्स को वन सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल आंसर निकालें। वेरी गुड मेहदी, वेरी गुड जैद। अच्छा, जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे पास क्या थे? 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। पहले सवाल में आपको बोला हुआ है इसको वन सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करें। 53.7। तो सिर्फ ये नंबर हमारा पहला सिग्निफिकेंट आ जाएगा। अब हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये 0 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ऊपर हमारे पास आ गया 50 अपॉन
2.61। अब हमारे पास ये सिग्निफिकेंट नंबर आ गया पहला। अब हमें राउंड ऑफ करना है। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 7.48। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर आ गया। राउंड ऑफ करना है, 4 है, 4 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, तो 7 एज इट इज आ जाएगा। 3 + 7 = 10, 50/10 = 5। 2 मार्क मिल गए। ठीक है बेटा, ये सवाल ऑलमोस्ट हर साल 2 मार्क का आता ही है। ये मार्क्स जाया नहीं करने हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट 78 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। बेटा कोई मुझे बता सकता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं? क्या हो गया यार, क्या हो गया ये? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो यार तुम लोग तो। सही है बात में दी। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं भाई, ये कौन 100 बोल रहा है यार? बेटा मैप्स एंड स्किल्स जाके देखो यार, सब कन्वर्जन लिखवाई हुई थी। 1 सेंटीमीटर होता है हमारे पास 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर। तो 78 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे, हमसे पूछा हुआ है। अच्छा बच्चों, जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 78 डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ जाएगा 7.8। 7.8। पार्ट बी, कन्वर्ट 3 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें कन्वर्जन करनी है स्क्वायर। ये हमने मैप्स एंड स्किल्स में सीखी थी। क्या सीखा था हमने? 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, पहले मुझे ये लोग बता दो। 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? उसके लिए हम लोग करते थे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर किस तरह करेंगे बच्चों? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जितने जीरो लगे हुए उतने जीरो और लगा देंगे। वेरी गुड, 10,000। तो 2 जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो हमने और लगा दिए। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने लिख दिया। अब आपसे पूछे 3 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। बेटा क्या आंसर आना चाहिए? अगर 1 मीटर 10,000 के बराबर है, तो 3 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? बिल्कुल सही, 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास। कोई मसला बच्चों? बेटा जिस जिसको ये टॉपिक नहीं याद, मैप्स एंड स्किल्स की रिकॉर्डिंग है, 40 मिनट की है। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही ग्रुप पे डाली थी, एक हफ्ता ही हुआ होगा शायद। प्लीज देख लेना। है ना, ये मार्क्स लूज करने वाले मार्क्स नहीं है। जी बेटा मेहदी। मेहदी 90,000 कैसे होगा बेटा? अगर 1 मीटर स्क्वायर 10,000 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा? एक्स लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 10,000 30,000 आएगा ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्कैटर डायग्राम। व्हाट, राइट डाउन द टाइप ऑफ कोरिलेशन शोन ऑन द स्कैटर डायग्राम। बेटा यहाँ पे कौन सी रिलेशन शो हो रही है? पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो कौन सी रिलेशन हो गई हमारे पास? क्या बात है भाई, पॉजिटिव रिलेशन। पार्ट बी क्या बोल रहा है? बाय ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट एस्टिमेट द टाइम टेकन बाय अ पर्सन एज 50 टू कंप्लीट द टास्क। पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है भाई।
अच्छा बच्चों, ये हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है। हमारे पास 4 पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। हर बच्चे की लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो डिफरेंट बन रही होती है। ठीक है। आपको अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आपने ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना ली है, अब आपसे पूछा हुआ है एस्टिमेट द टाइम टेकन बाय अ पर्सन एज 50। तो एज 50 पे जो है आप आके देख लेंगे कि आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। 16 और 17 के बीच में आ रहा है। तो 0.165। ठीक है। हर बच्चे का इसमें आंसर डिफरेंट आ रहा होता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फोर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 150, 100, 45 एंड 35। कैलकुलेट द साइज ऑफ द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद है? इंटीरियर एंगल का था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। इसे टोटल आता था और डिवाइड बाय करते थे तो ईच इंटीरियर एंगल आता था। एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला था याद है बच्चों? सिमेट्री में पढ़ाया था। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है बच्चों? एन होता है नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती थी बच्चों? पेंटागन में 5 थी भाई हमारे पास। तो 360 डिवाइडेड बाय 5। एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 डिग्री आ रहा है। एक एक्सटीरियर एंगल अगर हमारे पास 72 आ रहा है और हमारे पास 5 एंगल्स है ना, ठीक है ना, पेंटागन में 5 एंगल है। एक एंगल 72 आ रहा है, पांचों एंगल जो है वो 360 आ रहे होंगे। सही है। अच्छा, हमें 4 एंगल दिए हुए करने की जरूरत भी नहीं थी। हमें पता है पांचों एंगल्स का जो सम है, इन पांचों एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल्स का 360 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक्सटीरियर एंगल में 360 डिवाइड बाय एन हो रहा होता है, तो टोटल एंगल एक्सटीरियर का 360 होता है हमेशा। अब हमें 4 एंगल दिए हुए, हमसे पांचवा एंगल मांगा है, तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें सिर्फ इन चारों को प्लस करना है। 150 प्लस 100 प्लस 45 प्लस 35, और पांचवा एंगल हमें नहीं पता, हम उसको एक्स ले लेंगे। टोटल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है। 250, 290, 295, 300, 330। 330 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स आ गया बच्चों 30 डिग्री। एक्स हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि एक्सटीरियर, टोटल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। 4 एंगल दिए हुए थे, पांचवा एंगल एक्स सपोज करके हमने आंसर निकाल लिया। पार्ट बी पे आते हैं। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डायगोन। बच्चों, इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला था? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय एन। डेकागोन में कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? वेरी गुड। डेकागोन आता है डेकेड से। एक डेकेड में हमारे पास 10 साल, इस तरह बताया था मैंने। तो 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 10। 10-2 इज 8। ये जीरो और जीरो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो 8 × 18 करना है। ठीक है। अब जिसको डायरेक्टली मेंटल मैथ से करना है वो मेंटल मैथ से कर ले।
जो बच्चा वीक है मेंटल मैथ्स में वो वर्किंग कर लेगा। 8 8 जार 64, 4 आया, 6 कैरी हो गया। 8 1 जार 8 प्लस 6 इज 14। तो 8 × 18 इज 144 डिग्रीज। 2 मार्क और मिल गए। बच्चों कोई मसला है क्वेश्चन नंबर 10 में? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इवेल्युएट 4 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 27। बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, बिल्कुल सही। और 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 27 का क्यूब रूट क्या होगा? वेरी गुड अब्दुल्ला जैद, वेरी गुड। बाद 27 का क्यूब रूट हमारे पास 3 होगा। तो 16 + 3 इज 19। बच्चों ये फ्री के मार्क्स दे रहा है एग्जामिनर। पार्ट बी, इवेल्युएट 5 की पावर -1 इंटू 5 का क्यूब। अच्छा, 1 मिनट दे रहा हूँ, मुझे जरा आंसर बताओ। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है इस सवाल में? 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? ज्यादा आंसर में क्या लिखोगे? वेरी गुड इबाद।5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। बच्चों व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर्स आर एडेड। -1 + 3 कितना होगा? -1 + 3 हो जाएगा 2। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अच्छा, बहुत सारे बच्चे 5 स्क्वायर बोल रहे थे भाई। बेटा 5 स्क्वायर लिखने से 2 मार्क थोड़ी देगा एग्जामिनर। 5 के स्क्वायर का आंसर भी तो बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द स्केल ड्राइंग shows the position of two boats A and B. The scale is 1:20,000. Find the actual distance of boat A and boat B in kilometers. ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बताई थी मैप्स एंड स्केल्स में, कि अगर आपके पास यूनिट्स नहीं बताए हुए हों, इसका क्या मतलब है? कौन से यूनिट्स में? अगर सवाल में यूनिट्स नहीं बताएगी, मैंने सेम सवाल क्लास में कराया था, बस मेरे एग्जाम्पल में 40,000 था यहाँ पे। अगर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? ये सेंटीमीटर्स में। ठीक है, वेरी गुड। अब हमसे जो आंसर मांगा है वो किलोमीटर्स में मांगा है, तो हमें इस 20,000 को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे सेंटीमीटर से किलोमीटर्स जाने। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर अगर हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। तो 1:20,000 डिवाइडेड बाय। अच्छा बच्चों, सेंटीमीटर से मैं मीटर जाऊंगा तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा? सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए कितने से डिवाइड करूंगा? 100। और फिर मीटर से किलोमीटर जाने के लिए कितने से डिवाइड करूंगा? मीटर से किलोमीटर जाने के लिए कितने से डिवाइड करूंगा? 1000। ये 3 0 कट हो गए, ये 3 0 कट हो गए, ये 1 0, ये 1 0। 2/10 is 1:5। ये 5 बच्चों यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, माना कि क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
तो बच्चों 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास सेंटीमीटर में ही रहा, ये किलोमीटर में था। फ्रैक्शन में आंसर था तो हम लोग उसको वहां ले गए। क्या बोल रहे हो बेटा ये बात? बेटा एक सेंटीमीटर में होगा और एक किलोमीटर में रखोगे ना, दोनों को सेम उसमें थोड़ी रखते थे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया कि 5 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ बोट ए एंड बोट बी इन किलोमीटर्स। बेटा कोई बच्चा जिसके पास पेपर है ये वाला, वो ए और बी को मेजर करके बता दे कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं। 9 सेंटीमीटर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब आप लोग मेजर कर रहे हो तो आपका आ रहा है भाई 9 सेंटीमीटर। अब अगर 5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 9 सेंटीमीटर किसने के बराबर होगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू एक्स इज 5x, 9 1 ज़ा 9, एक्स इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5। अब 9 डिवाइड बाई 5 की वर्किंग कर लेंगे हम लोग। 5 1 ज़ा 5 माइनस किया 4 आया, 4 5 से डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लग जाएगा, 40 बन गया, 5 8 ज़ा 40। तो आंसर आ गया 1.8 किलोमीटर्स। बेटा ये सवाल देख लें सब, पार्ट ए मैंने सॉल्व कर दिए। ये बात बेटा, ये वाला वन तो सेंटीमीटर में ही रहेगा ना। ये देखो हमने क्लास में ये सवाल किया था कि अगर जो है आपके पास कोई यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, और फिर हम लोग जो बड़ा यूनिट है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। देखो यहाँ भी किलोमीटर में मांगा हुआ था, तो मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड करके 100 और 1000 से। ये आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था, तो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर आ गया था। ठीक है बेटा, ये बात याद आ गया, क्लियर है। बेटा जिसने मैप्स एंड स्किल्स नहीं देख पढ़ा हुआ, क्लास मिस करी हो, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने थोड़े टाइम पहले ही ग्रुप पे शेयर करी थी। आगे बात करते हैं। यूज कंपास एंड अ स्ट्रेट एज ओनली, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। बच्चों इक्विडिस्टेंट बोला हुआ है और दो पॉइंट्स दिए हुए ए और बी, क्या होगा बच्चों इसमें? इक्विडिस्टेंट और दो पॉइंट्स में क्या होता है? इक्विडिस्टेंट और दो पॉइंट्स में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल सही। बेटा जो बच्चे एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं वो लाइन में होता है। प्लीज बेटा लेक्चर रिवाइज करो यार आप लोग। दो पॉइंट हैं और इक्विडिस्टेंट बोला हुआ है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनता था बच्चों? सबसे पहले आप लोग डिस्टेंस मेजर करते थे, वो आपने पार्ट 1 में ही किया हुआ था, 9 आ रहा था, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आ गया? 4.5। जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा ज्यादा आपको अपने कंपास को खोलना है, तो आप अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लें भाई। ए पे रखेंगे ऊपर आर्क बनेगी नीचे आर्क बनेगी, बी पे रखेंगे और ऊपर आर्क बनेगी और नीचे आर्क बनेगी।
ये आपका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा बच्चों, मैंने तो अंदाजे से बनाए, लेकिन आप लोग कंपास से प्रॉपर्ली बना रहे होंगे, तो आपका एग्जैक्ट बीच में से कट हो रहा होगा। ठीक है। A ship S is equidistant from A and B. S is on a bearing of 105 degree from A. Mark and label the position of S on the scale drawing. अच्छा बच्चों, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि S जो है ना वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। अब A और B से जो भी इक्विडिस्टेंट होगा वो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा। इसका मतलब है S पॉइंट जो है हमारा वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है। अब मुझे बोला हुआ है S जो है इज ऑन अ बियरिंग ऑफ 105 डिग्री फ्रॉम ए। ए से 105 डिग्री पे S लाई कर रहा है। अब ए आपके पास ये नॉट बना हुआ है, यहां से आपको 105 डिग्री मेजर करना है, तो आपने डी को यहां पे रखेंगे और आप लोग 105 डिग्री मेजर कर लेंगे। 105 डिग्री आपका कहीं हाथ पे आ रहा होगा। ठीक है। यहां पॉइंट बना के एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, या आपने डी रखा, यहां से आपने मेजर किया, जहां पे आपका 105 डिग्री आ रहा है वहां पे आपने एक लाइन स्ट्रेट ज्वाइन कर दी। बेटा ए से एंगल लेना है ना ये बात, तो ए पे रखेंगे ना, फ्रॉम ए बोला हुआ है। ए पे नॉर्थ बना और फिर एंगल लेंगे 105 डिग्री, तो यहीं से शुरू हो रहा होगा ना बेटा। अब जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इनका, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा एस। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 105 डिग्री है ए से, और इस लाइन पे है, इसका मतलब क्या है, ए और बी से इक्विडिस्टेंट भी है। तो जो दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये आपका पॉइंट एस हो गया। क्लियर है बच्चों? ये आपका पॉइंट एस आ चुका है, जहां पे आपका एंगल 105 डिग्री बन रहा है और ए और बी से इक्विडिस्टेंट भी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा 13 14 जल्दी जल्दी करें, 3 के 4 मार्क्स से खुद ही ले लें भाई। 1 होल 3/5 डिवाइड बाय 1 होल 2/3 करना है पहले पार्ट में, और 36 को राइट डाउन करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जल्दी जल्दी कर दें भाई, मैं 1 मिनट बात करूंगा। 1 मिनट दे रहा हूँ, ये जल्दी से करें।
1/3/5 डिवाइड बाय 1/2/3। दोनों मिक्स नंबर्स हैं बेटा, मिक्स नंबर को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 5 प्लस 3 इज 8, 8/5 डिवाइडेड बाय 3 1 3 प्लस 2 इज 5, 5/3। फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, उसके लिए हम लोग को डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग। तो 8/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 8 3 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25। ये आपका आंसर आ गया बेटा। इसके अलावा जो आंसर मुझे नजर आ रहे हैं किस तरह है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब यार ये आप लोग डिवीजन भूल गए हो। बेटा डिवाइड के बाद जो होगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे ना बेटा, ना दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो फायदा क्या हुआ, वो तो सेम ही बात हो गई फिर। ठीक है। राइट 36 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलो ये तो सबने सही करा है। 36 लेगा, 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, और फिर 3 से किया तो 1। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। दूल्हा बेटा ये प्लस में होता है। अगर 8/5 प्लस 3/5 होता ना तो हम लोग 11/5 लिख देते ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। पार्ट बी। अच्छा 14 पार्ट बी में काफी बच्चे गलती करते हैं, ये देख लेते हैं। बस ए लीव्स द बस स्टेशन एवरी 36 मिनट्स, बस बी लीव्स द बस स्टेशन एवरी 48 मिनट्स। द टू buses both leave the bus station at 9:30. Find the next time when the two buses leave the bus station together. ठीक है। एक बस को 36 मिनट्स लग रहे हैं, एक बस को 48 मिनट्स लग रहे हैं। हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये दोनों एक साथ कब आएंगे स्टेशन पे, उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा। तो पहले तो आपको ये पता लगाना है कि कितने मिनट्स बाद साथ आ रहे होंगे। अब एक को लग रहे हैं 36 मिनट, एक को लग रहे हैं 48 मिनट्स। हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों साथ कब आ रहे हैं बेटा, क्या वर्किंग होगी कोई बता सकता है मुझे। 36 और 48 कब साथ होंगे, हमें ये किस तरह पता चलेगा। वेरी गुड बेटा, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 36 और 48 कब जाके बराबर होंगे, कौन से नंबर पे जाके। तो 36 का और 48 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम दोनों नंबर का साथ निकालते हैं, साथ निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को। 2 लेंगे भाई, 18 24, फिर 2 लिखेंगे 9 12, फिर 2 लिखेंगे 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, फिर 2 लिखेंगे 9 और 3, फिर 3 लिखेंगे तो 3 और 1, और फिर 3 लिखेंगे तो 1 और। ये आ गया आपका एलसीएम। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 4 इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9। 16 9 ज़र 144 होता है। आप लोग को वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को डायरेक्टली नहीं करना आता। आप लोग क्या करोगे, 9 6 ज़ार 54, 4 लिखा, 5 कैरी करा, 9 1 ज़ार 9 प्लस 5 इज 14। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना भाई, हर चीज की वर्किंग करना। 144 मिनट्स बाद बस ए और बस बी दोनों एक साथ आ जाएंगे। और वह बेटा हमें जो है बताया हुआ था ना कि एक बस को 36 मिनट लग रहे हैं और दूसरी बस को 48 मिनट्स लग रहे हैं, और हमसे पूछा ये दोनों बस एक साथ कब स्टेशन पे आएंगे ये बताना है। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि ये दोनों कितने मिनट्स बाद दोनों एक साथ स्टेशन पे आएंगी। तो ये किस तरह पता होगा बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब जब मैंने एलसीएम निकाला तो मुझे क्या पता चला कि 144 मिनट्स बाद जो है ये लोग एक साथ आ जाएंगे। अच्छा बच्चों 144 मिनट्स को अगर मैं आवर्स और मिनट्स में डिवाइड कर दूं, 144 मिनट्स में, अगर 144 मिनट्स को मुझे आवर्स और मिनट्स में लिखना हो तो मैं किस तरह लिखूंगा।
एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। वेरी गुड माविया, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। फिर 144 और 120 में 24 मिनट बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 144 मिनट्स का क्या मतलब है, 2 hours and 24 minutes। अब बस ने स्टेशन लीव किया था, दोनों बसों ने 9:30 पे। कब जो है ये वापस कौन से टाइम पे, आपसे टाइम पूछा हुआ है, तो आप 9:30 में 2 hours and 24 minutes को प्लस कर लेंगे। 9:30 प्लस 2:24, 0 + 4 is 4, 3 + 2 is 5, 9 + 2 is 11। तो 11:54 पे जो है ये दोनों बसेस वापस एक साथ स्टेशन पे आएंगी। ये आपका आंसर होगा। एक और बार बता रहा हूं बेटा, दो बसें थी, एक बस को 36 मिनट लग रहे थे, एक बस को 48 मिनट लग रहे थे। हमसे पूछा था कौन से टाइम पे दोनों बसें साथ आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि कितने मिनट लगेंगे इनको साथ आने में। तो मिनट्स निकालने के लिए हम लोगों ने 36 और 48 का एचसीएम निकाल लिया, जो आ गया 144। अब इसको मुझे घंटों में कन्वर्ट करना है। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 घंटों में होगा 120 मिनट, बाकी बच गए 24 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, 144 मिनट्स का मतलब क्या है, 2 hours and 24 minutes। तो 9:30 पे लीव करा, 2 hour 24 minutes बाद जो है वो साथ आ रहे हैं। तो इसको प्लस करके मैंने नया टाइम निकाल लिया कि किस टाइम पे जो है वो दोनों बसें एक साथ स्टेशन पे आएंगी। वो टाइम होगा 11:54। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लें। बेटा स्टार्टिंग टाइम था 9:30 और हमें लगे 2 hour 24 minutes। तो 9:30 को 2 hour 24 से मल्टीप्लाई किया तो 11:54 आ गया। बेटा एलसीएम से तो पता चलेगा कि ये सेम कब होंगे, 36 और 48 जो है वो सेम कब हो रहे होंगे। अगर मैं आपको ऐसी वर्किंग करूँ, 36 के बाद और 36 में लगेंगे 72 हो जाएगा, फिर और 36 मिनट लगेंगे 108 हो जाएगा, फिर और 36 लगेंगे 144 हो जाएगा। जैसे 48 में 48 प्लस करेंगे तो 96 हो जाएगा, फिर 40 और प्लस करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 144 पे आके सेम हो रहा है ना। तो ये नंबर आप लोग निकालोगे किस तरह पेपर में, आप लोग उसका एलसीएम निकाल लोगे दो नंबर का। चले भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज, 4 मार्क्स। बी सी एंड डी आर टेंजेंट्स आर पॉइंट्स टू द सर्कल विद, अच्छा नहीं नहीं, बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट, ए बी और ए सी टेंजेंट है, दो टेंजेंट बने हुए। वर्क आउट एंगल ए बी सी, ए बी सी। अच्छा भाई हमसे ये वाला एंगल मांगा हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 38। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताएं, ये एंगल अगर 38 दिया हुआ है, क्या ए बी और ए सी ये दोनों लाइनें इक्वल होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल काइट बन रहा है, टेंजेंट्स हैं ये दोनों, ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे। अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। और ये पूरा ट्राइंगल है जिसका सम 180 होगा। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 38 इज इक्वल टू 180। 38 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 38 आता है 142। बेटा आप लोग वर्किंग कर लेना। और x इज इक्वल टू 142/2 विच इज 71। तो एंगल ए बी सी आ गया 71 डिग्रीज। सर बी 90 हो सकता है, इस रेडियस एंड टेंजेंट। बेटा ये 90 हो सकता है, लेकिन फिर ये वाला एंगल होगा ना पूरा। अगर आपसे ए बी ओ मांगा हुआ होता तो आप बोलते ये एंगल 90 आ रहा है, लेकिन आपसे ए बी ओ नहीं मांगा हुआ ना, आपसे ए बी सी मांगा हुआ है। तो वो ये वाला एंगल है। ठीक है। पार्ट बी में मांगा एंगल बी ओ सी। बी ओ सी, बेटा ये वाला एंगल क्या होगा यार, ये तो आप बता दो। ये एंगल क्या आएगा।
गुड मेहदी, गुड उमर। वेरी गुड जैद। बेटा यहाँ पे हमारे पास काइट बनी हुई है। मैंने आप लोगों को काइट की क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि ये सामने वाले जो एंगल्स है इनका सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल एक्स है तो वन एक्स प्लस 38 इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू 142। तो ये एंगल हमारे पास आ चुका है 142। अब मांगा हुआ है बी डी सी। बी डी सी ये वाला एंगल मांगा है बच्चों। ये एंगल क्या आएगा? क्या बात है मेहदी, वेरी गुड जैद। वेरी गुड बच्चों। ये हमारे पास एक कॉर्ड है जो सेंटर पे जा रही है, और यही सेम कॉर्ड सर्क्यूफेरेंस पे भी जा रही है। सर्क्यूफेरेंस पे जो एंगल होता है उसका ट्वाइस सेंटर पे होता है। तो सेंटर पे जो एंगल है उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास सर्क्यूफेरेंस का एंगल आ जाएगा जो कि होगा 71। वेरी गुड बच्चों। 142 डिवाइड बाय 2 विच इज 71। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द रीजन आर इज डिफाइंड बाय दिस इनइक्वालिटीज। फाइंड एंड लेबल द रीजन आर। एक्स 1 और 3 के बीच में, वाई 2 और 3 के बीच में, वाई इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 2 + 1। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, हमें पता है कि एक्स की लाइंस वर्टिकल लाइंस होती हैं। एक्स की लाइंस हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो एक्स की लाइंस हमारे पास 1 पे होगी एक, और एक 3 पे होगी। 1 और 3 के बीच के रीजन की बात हो रही है, मतलब अभी हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, इस रीजन की बात हो रही है। फिर बोला भाई वाई में 2 और 3। वाई की लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और हमने 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। 2 और 3 के बीच में ये हिस्सा आ रहा है, 1 और 3 के बीच में ये पूरा हिस्सा आ रहा है। कॉमन हिस्सा हमारे पास ये वाला है। अभी आखिरी लाइन बची हुई है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 + 1। बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है, ये देखो, एक तो हमें ये पता है ये mx प्लस सी की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट तो 1 है। बच्चों ग्रेडियंट क्या है हमारे पास यहाँ पे? ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? हमने बेटा 2x लिखा होता तो आप बोलते ना ग्रेडियंट 2 है। x/2 लिखा हुआ है। अब आज ये 2 गायब हो गया, ये मैजिक चल रहा है। वेरी गुड मेहदी, वेरी गुड यूसुफ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो x के साथ क्या नंबर है? x के साथ 1/2 है। इसका मतलब है ग्रेडियंट हमारा 1/2 है, और y इंटरसेप्ट 1 है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन को हम लोग किस तरह ड्रॉ करते हैं? y इंटरसेप्ट पे एक पॉइंट आ जाएगा। y इंटरसेप्ट क्या होता है? जब लाइन y एक्सिस पे कट करती है। y एक्सिस पे कट करी है 1 पे। 1 पे आपने एक डॉट बनाया भाई। ठीक है। अब 1/2 का क्या मतलब है? चेंज इन y 1 होगा, चेंज इन x 2 होगा। चेंज इन y 1 का मतलब है एक ऊपर और दो राइट। एक ऊपर दो राइट, ये नया पॉइंट आ गया। फिर एक ऊपर दो राइट, दूसरा पॉइंट आ गया। जब दो पॉइंट आते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 3 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। बेटा इन इक्वालिटीज के लेक्चर में मैंने 8 लाइनें बनाई थी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की। अगर किसी को ये तीसरी लाइन समझ नहीं आई है तो वो इन इक्वालिटीज की मेरे ख्याल से क्लास 3 या 4 में था। इसमें मैंने 8 लाइनें बनाई हुई हैं एम एक्स प्लस सी की, 8 एग्जाम्पल्स हैं। वो प्लीज देख लेना जिन जिनको ये समझ नहीं आया। अब हमें करनी है शेडिंग। 1 और 3 के बीच में हमारे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं भाई?
एक ये ऑप्शन आ रहा है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन है x1 और 3 के बीच में। y2 और 3 के बीच में हमारे पास ये ऑप्शन होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 + 1 की। यहाँ पे साइन दी हुई ग्रेटर की। बेटा ग्रेटर में कौन सा रीजन आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? वेरी गुड, ग्रेटर में आता है ऊपर वाला रीजन। तो नीचे वाले रीजन को हम लोग इग्नोर करेंगे और जो रीजन आया उस पूरे को हम लोग शेड कर देंगे। फाइंड एंड लेबल द रीजन आर। ये रीजन हमारे पास आ गया आर। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? ठीक है। सबसे पहले बोला था एक्स जो है 1 और 3 के बीच में, तो हमारे पास ये पूरा रीजन था। फिर बोला था y2 और 3 के बीच में, तो मेरे पास ये वाला रीजन आ रहा था। इनमें से कॉमन जो है वो ये वाला हिस्सा आ रहा था हमारे पास। और आखिरी लाइन जो थी वो थी y इज ग्रेटर देन x/2 + 1। मतलब इस लाइन के ऊपर वाले रीजन की बात हो रही है, तो फिर हमने इसको फाइनल शेड कर दिया। क्लियर है बच्चों यहां तक? देखो यार, 4 मार्क मिले। एक एक मार्क ये 3 लाइनें बनाने के और फिर 1 मार्क शेडिंग के। क्वेश्चन नंबर 17, वेरिएशंस। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में न्यूमरेटर में आता है कि y इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। बच्चों रूट का लफ्ज आ गया। रूट का लफ्ज का क्या मतलब है? अंडर रूट। y इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। y इज इक्वल टू k√x। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, k की वैल्यू निकालनी है। व्हेन x इज 16 एंड y इज 2। y की जगह 2 आ गया, x की जगह हमारे पास 16 आ गया। √16 इज 4, तो ये 4 के हो गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू 1/2। बेटा 2 नहीं होगी, 2/4 जो है 1/2 होगा। ये 2 नहीं होगा भाई। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस से। तो y इज इक्वल टू 1/2 √x। फाइंड y व्हेन x इज 25। फाइंड y व्हेन x इज 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है बच्चों? 5 होता है। 1 × 5 इज 5। ये आंसर आ गया 5/2। अब आप लोग की मर्जी है, अब यहाँ पे 5/2 लिखें या फिर 2.5 लिखें। दोनों से पूरे मार्क्स मिलेंगे। बेटा कोई मसला वेरिएशंस में? चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन अ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ 40 members, 22 members run, 24 cycle, 14 sail, 3 cycle and sail but do not run, 9 run and cycle but do not sail, 5 run and sail but do not cycle, 6 run only। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपको बोला हुआ है 6 रन ओनली। ये 6 कहाँ आएगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। किस पे आएगा भाई?
बिल्कुल सही, 4 में आएगा। रन ओनली का क्या मतलब है, सिर्फ रन कर रहे हैं। अगर यहाँ आ जाएगा तो रन एंड साइकिल हो जाएगा, यहाँ पे तीनों हो जाएगा, यहाँ पे रन एंड सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रन ओनली, तो 6 लोग तो इधर आ गए। ठीक है। अब 5 लोग ऐसे हैं जो रन कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं लेकिन साइकिल नहीं कर रहे। 5 लोग रन एंड सेल कर रहे हैं, तो रन एंड सेल वाली जगह जो है वो ये वाली है। यहाँ पे हमारे पास 5 लोग आ जाएंगे। बिल्कुल सही बेटा, ये हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया। 9 रन एंड साइकिल बट डू नॉट सेल। रन और साइकिल कहाँ होगा बच्चों, इस जगह पे होगा। इस जगह पे लोग रन और साइकिल कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं कर रहे। 3 साइकिल एंड सेल बट डू नॉट रन, ये वाली जगह आ गई भाई, ये लिख दिया हमने। अब हमें बोला हुआ है 22 लोग रन करते हैं, 24 साइकिल करते हैं और 14 सेल करते हैं। अच्छा आप लोग देखो इस वाले, अगर मैं सर्कल की बात करूं, हमें बोला हुआ है 22 लोग रन कर रहे हैं, लेकिन ये रन वाला जो सर्कल है हमारे पास, ये जो सेट है, इसमें कितने लोग आ रहे हैं, 6 + 5 11 और +9 20। इसका मतलब क्या है, 2 लोग कम है। इस पूरे सेट में 22 लोग होने चाहिए, लेकिन अभी ये सेट में 20 लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो जगह बच गई, यहां पे कितने लोग होंगे, यहां पे हमारे पास 2 लोग होंगे, तब जाके पूरा 22 पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब 24 लोग साइकिल कर रहे हैं, 24 लोग साइकिल कर रहे हैं, 9 2 11 और 3, 14 लोग हैं यहाँ पे भाई हमारे पास। तो यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे, 10 लोग आ जाएंगे भाई। और इसी तरह हमारे पास सेल कर रहे हैं 14 लोग। यहाँ पे कितने, 5 2 7 3 10, तो यहाँ कितने आ जाएंगे बच्चों, यहाँ 4 लोग आ जाएंगे। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों, कोई मसला, क्या यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो गया। बेटा यहाँ तक आपको 2 मार्क मिलेंगे 3 में से। तीसरा मार्क लेने के लिए आपको ये देखना है कि मेंबर्स कितने थे बच्चों, 40 मेंबर थे। क्या इस डेटा में 40 लोग आ रहे हैं, काउंट करो जरा। 6 5 11 13 22 35 और 39, इस डेटा में 39 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो कहाँ आएगा, वो हमारे पास यहाँ पे बाहर आएगा। तो ये बात भी नोट करनी है बेटा, हर जगह फ्री के मार्क्स नहीं होंगे, कुछ जगह दिमाग भी लगाना होगा। पार्ट बी, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन द वेन डायग्राम। जी और एच में आ रहा है लेकिन एफ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है इसका बच्चों, एफ के बाहर लेकिन जी और एच के अंदर। एफ कॉम्प्लीमेंट एफ के बाहर लेकिन जी और एच के अंदर। एफ के बाहर लेकिन जी और एच के अंदर। सही है, ये आपने इसका सेट लिख दिया, एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच। बच्चों ये क्लियर है। बेटा क्या लगाएंगे फिर मेरी, अगर मैं इसकी शेडिंग करना चाहूं तो इसकी शेडिंग क्या होगी, एफ के बाहर, एफ के बाहर ये पूरी जगह है, और जी और एच के अंदर, तो यही जगह आ रही है ना बेटा, एफ के बाहर और जी और एच के अंदर, जी और एच में कॉमन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19,
द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कार जर्नी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। बच्चों एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन किस तरह निकलती है स्पीड टाइम ग्राफ में? ग्रेडियंट। पहले 10 सेकंड का ग्रेडियंट निकालना है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई हो रहा है 20, चेंज इन एक्स हो रहा है 10। 20/10 इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। द कार ट्रेवल्स 700 मीटर इन टी सेकेंड्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। इस पूरी जर्नी में 700 मीटर चल रहा है, आपको टी की वैल्यू निकालनी है। अब टी की वैल्यू किस तरह आएगी? अच्छा बच्चों, इस शेप का डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं। आप इसको ट्राइंगल ले लें और इसको रेक्टेंगल ले लें, ठीक है? या फिर इस पूरे को ट्रेपीजियम ले लें। मैं यहां पे इस पूरे को ट्रेपीजियम ले रहा हूं, ठीक है भाई? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा पैरेलल साइड्स ये वाली और ये वाली है। ये साइड तो मेरी टी होगी, 0 से लेकर टी तक ये साइड तो टी होगी। कोई मुझे बता सकता है ये साइड क्या होगी? ये साइड कितनी होगी? पास ईयर में इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं बेटा। ये साइड कितनी होगी, ये कोई मुझे बता सकते हैं? बात बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो ये? T-10, T-10। नहीं बेटा उमर, 10T कैसे हो सकती है यार? अगर यहाँ पे 30 लिखा होता और यहाँ 10 लिखा होता तो आप बोलते ना ये चीज 20 है। इसको इससे माइनस करोगे ना बेटा, तो ये जगह कौन सी होगी? ये जगह होगी T-10। तो T+T-10 सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गई आपके पास ये, मल्टीप्लाई बाय हाइट। बच्चों हाइट कितनी है ये यहाँ पे? हाइट हमारे पास आ रही है 20, इज इक्वल टू 700। ठीक है बच्चों? अच्छा ये 2 1 जार 2 10 जार हो गया ये। T+T इज 2T। 2T-10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 700। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। टू टी माइनस 10 इज इक्वल टू 70। 10 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 2T इज इक्वल टू 80। T इज इक्वल टू 80/2 विच इज 40। हमने बेटा पक्का समझ आ गया? सर 10 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं बेटा, 10 से 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से और फिर सॉल्व करो, या 10 को वहां डायरेक्ट जाके डिवाइड कर दो। मर्जी आप। अब P1 है ना बेटा, आसान क्या है? डायरेक्ट जाके डिवाइड कर दो, क्यों लंबी करनी है? ठीक है। ये पूरा शेप हमारे पास ट्रेपीजियम था। पैरेलल साइड ली हमने ये T, और ये T-10 इनको प्लस करा, मल्टीप्लाई बाय द हाइट विच इज 20। आपको डिस्टेंस दिया हुआ था 700, आपने इक्वेट करके आपने टी की वैल्यू निकाली 40। कोई मसला बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 में हमें निकालना है ए इनवर्स। बच्चों बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला इनवर्स का? 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा? AD-BC -2 × 3 -1 × 4 -6 -4 विच इज -10। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। तो 1/-10 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। बच्चों एडजॉइंट में क्या था? ए और डी अपनी जगह स्विच करेंगे, ठीक है? जगह स्विच कर दिया आपने। और बी और सी अपनी साइन स्विच करेंगे। दोनों पॉजिटिव थे, दोनों को नेगेटिव बना दिया।
1/-10 कितना हो जाएगा, -1/10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -1/10, 3 - 1 4 - 2। 3 - 1 - 4 - 2। ठीक है भाई, ये आपका आ गया ए इनवर्स। ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से। -2 × 3 +1 × -1। -2 3 से हुआ, 1 -1 से हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, जब -2 और 1 इस 2 और 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं यहाँ राइट पे लिखूंगा या नीचे लिखूंगा आंसर को? -2 और 1 को जब मैं इस 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ लिखूंगा बेटा? बिल्कुल सही, राइट पे लिखूंगा। क्यों? कॉलम चेंज हो रहा है बेटा, रो सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है ना, तो आप भी कॉलम चेंज कर रहे होगे। ये क्या हो जाएगा, -2 × 2 +1 × 1। अब आप रो चेंज कर रहे हैं। अब जब आप रो चेंज करोगे, तो यहां भी आप रो चेंज कर रहे होगे। 4 × 3 +3 × -1। 4 × 3 +3 × और फिर 4 × 2 +3 × 1। -2 × 3 is -6, 1 × -1 is -1, -6 -1 is -7, -2 × 2 is -4, 1 × 1 is 1, -4 + 1 is -3, 4 3s are 12, 3 × -1 is -3, 12 -3 is 9, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 8 + 3 is 11। ठीक है, ये मिल गए बेटा आपको 4 मार्क्स इनवर्स निकालने के और मल्टीप्लाई करने के। ये हमने बेटा मैट्रिसेस में बहुत सारे सवाल करे थे, इसके हमने 3 4 इनवर्स निकालना सीखे थे, 4 5 सवाल मल्टीप्लिकेशन के करे थे। वही सेम सवाल यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जिसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं मैट्रिसेस के। आगे बढ़ते हैं, 21। अच्छा भाई, एलजेब्रा पार्ट 1, फैक्टराइज 6a - 9। बेटा क्या आंसर आएगा? 6a - 9 का क्या आंसर आ रहा होगा? कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं, बस कॉमन आएगा। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सही, 3 कॉमन आ रहा है। तो 2a - 3। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, 2a - 3 बच गया। पार्ट बी बता दें, फैक्टराइज 4b² - 25। बेटा ये प्लीज सही बताना यार, ये हर पेपर में आ रहा है, मैंने आप लोगों को हर पेपर में बताया ये। 4b² - 25 का क्या आंसर होगा? वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड इबाद। जैद बेटा, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा ना। फाइनल आंसर क्या होगा? नहीं बेटा, जैद गलत। वेरी गुड उमर।
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड अरवा। ठीक है भाई, देख लेते हैं सवाल। 4b² - 25, दो नंबर होंगे, एक पे स्क्वायर है, माइनस साइन आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है बच्चों? a² - b², जो कि होती है a+b a-b। अब किस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 4b² आएगा? 2b को। 2b को स्क्वायर करेंगे तो 4b² आएगा। और किसको स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा बच्चों? 5 को। ये बन गया a² - b²। तो a² - b² की आइडेंटिटी क्या है बच्चों? a+b a-b, a+b a-b। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2b+5 और 2b-5। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट सी। पार्ट सी में बच्चों सिंप्लीफाई करने का बोला हुआ है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही होगी। ठीक है भाई, कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताएं, क्या मैं 2c² और 2c² को सिंप्लीफाई कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बेटा, हम लोग इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों? जब भी प्लस माइनस हो रहा हो आप ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई होता है ना तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह प्लस माइनस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, पहले तो ये चीज क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। काफी बच्चे ये गलती कर देते हैं, इनको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं हो रहा। अब ऊपर लिखा हुआ है 2c² - 8c, ऊपर कॉमन आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग बच्चों। क्या कॉमन आ रहा होगा ऊपर? बिल्कुल सही, 2c कॉमन आएगा। जब 2c कॉमन आएगा तो बच जाएगा c-4। ठीक है, और फिर नीचे की बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या वर्किंग होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2c² - 5c - 12, यहाँ पे क्या होगा? क्या बात है भाई, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, बिल्कुल सही। 2 × 12 = 24। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 24 और 1, 12 और 2 और 8 और 3। हमें चाहिए 5। 8 और 3 से 5 आ जाएगा, लेकिन -5 चाहिए, तो मैं क्या लूंगा? -8 + 3। तो 2c² - 8c + 3c - 12। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, अब कॉमन ले लेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में आया 2c c-4 अपॉन 2c कॉमन लिया, c-4 बच गया, +3 कॉमन लिया, c-4 बच गया। तो 2c/c-4, एक बन जाएगा 2 + 3 का ब्रैकेट, 2c + 3 का, और एक बन जाएगा c-4 का। अब आप देखें, ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नीचे भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो जो सेम चीज है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। c-4 और c-4 कैंसिल हो गया। 2c/2c + 3। बेटा मैं इस 2c और 2c को काट के 1/3 लिख दूं? कोई मसला तो नहीं है इसमें? वेरी गुड, ऐसा नहीं होगा। ये 2c और 2c आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहे होंगे, क्यों? यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। यही बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बेटा कोई मसला तो नहीं है इस पेज पे? मैट्रिसेस और अलजेब्रा था ये। नो नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फंक्शंस। फाइंड f(-8)। कॉम्पोजिट फंक्शन का सवाल है। f(-8) का क्या मतलब है बच्चों? f के फंक्शन में x की जगह -8 आ जाएगा। -8/4 क्या होगा? -2 + 3। माइनस प्लस माइनस, 3 - 2 = 1, बड़े नंबर का साइन आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी में बोला हुआ है f−1x। f−1x के बच्चों 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? सब्सटीट्यूट y इन प्लेस ऑफ f(x), मेक x द सब्जेक्ट। बच्चों क्या मैं इस 4 को यहां भेज सकता हूं?
नहीं भेज सकता, बिल्कुल सही। क्यों नहीं भेज सकता? पूरे फ्रैक्शन के ऊपर फोर नहीं है। अगर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर फोर होता तो मैं उसको यहाँ भेज देता। तो अब क्या करना है, ये थ्री यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। y-3 = x/4। अब ये फोर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके हम इसको अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4y-12 = x। दूसरा स्टेप हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया। तीसरा स्टेप क्या है? सब्सटीट्यूट एफ इनवर्स एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की जगह आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स, और वाई की जगह आ जाएगा एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4x-12। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4x-12। कॉम्पोजिट आ गया, इनवर्स आ गया, और वैल्यू आ गई। बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी वैल्यू मांगेंगे हम क्या करेंगे? जब भी कोई वैल्यू मांगेंगे, मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था। बार बार फंक्शन में मैं एक चीज बोलता था कि जब भी वैल्यू मांगेंगे हम लोग क्या कर रहे होंगे, याद है आप लोगों को? सर पार्ट ए में एलसीएम पॉसिबल है बेटा, बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन वही बात है, लंबी होगी। जब सिंप्लीफाई हो रहा है डायरेक्ट, तो सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम तो हम तब लेते हैं ना जब सिंप्लीफाई नंबर नहीं हो रहा होता। जब भी कोई वैल्यू मांगी होती है हम सवाल को कॉपी करते हैं, बिल्कुल सही। जब भी कोई वैल्यू मांगी होगी सवाल को शराफत से कॉपी कर लेंगे। एफ ऑफ पी इज इक्वल टू जी ऑफ p+5। अच्छा, एफ ऑफ पी का क्या मतलब है? एफ के फंक्शन में एक्स की जगह पी आ जाएगा। एफ ऑफ पी का यही मतलब है बच्चों, एफ के फंक्शन में एक्स की जगह पी आ जाएगा। तो p/4 + 3 इज इक्वल टू जी ऑफ p+5। जी ऑफ p+5 का क्या मतलब है बच्चों? जी के फंक्शन में एक्स की जगह p+5 आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, ब्रैकेट में एक्स की जगह आ गया p+5, और फिर -1 जो है वो एज इट इज आ गया। ये आप लोग देख लें, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ पी, ये आ गया आपके पास जी ऑफ p+5। और ये दोनों आपस में इक्वल हुए में, हमने भी इक्वल करा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे सॉल्व करके पी की वैल्यू निकालनी है। ये बात बेटा देखो, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है? वो भी जरूरी नहीं है, एलसीएम के बगैर भी कर देता हूँ। p/4 + 3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट p, 5 - 1 हो जाएगा 4। p/4 + 3 इज इक्वल टू 2 इंटू पी इज 2p, 2 इंटू -4 इज -8। ठीक है। अब ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। p/4 इज इक्वल टू 2p-11, -8 -3 हो जाएगा -11। अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। p इज इक्वल टू 8p - 44। सॉरी, ये प्लस है। 5 - 1 जो है ये +4 होगा, ये प्लस होगा। तो ये 3 जब यहाँ आके माइनस होगा तो 8 - 3 5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 2p इज 8p, 4 5 = 20। 8p यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। p - 8p इज इक्वल टू 20, -7p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू -20/7। बच्चों p क्या आ रहा है? -20/7। बेटा स्टार्ट से वर्किंग देखें, एक स्टेप देखें, इसी स्टेप में मसला है तो पूछ लें।
बच्चों क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। 23 वेक्टर्स, 24। अच्छा बच्चों, ये 5 मार्क का वेक्टर्स का सवाल है और एक हमारे पास ये बेसिक सा सवाल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले ये आसान वाला सवाल सॉल्व कर देता हूँ। बच्चों एक बात बताएं, जब भी फ्रैक्शन होगा और प्लस या माइनस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं? जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस हो रहा होता है हम लोग क्या करते हैं बच्चों? वेरी गुड बेटा, हम करते हैं थ्री क्रॉस रूल। थ्री क्रॉस रूल का क्या मतलब है? ये डिनोमिनेटर जाके इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डिनोमिनेटर जाके इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं थ्री क्रॉस रूल। पहले x-1 को 3x से कर लेते हैं। x इंटू थ्री एक्स इज 3x², -1 इंटू 3x इज -3x। अच्छा बच्चों, अब ये जो है ना, ये वाले सवाल ये बहुत ध्यान से करने हैं हमें। क्यों? इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है। x इंटू 3x 3x², -1 इंटू 3x -3x। अब x इंटू -2 कितना हो जाएगा? x इंटू -2 हो जाएगा -2x, +1 इंटू -2 हो जाएगा -2, अपॉन x+1 x-1 इज इक्वल टू 3। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास ऊपर आ गया 3x², -3x -2x हो जाएगा -5x, और फिर -2, अपॉन, बच्चों ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? a+b a-b, a+b a-b। क्या आइडेंटिटी होगी बेटा? a+b a-b की क्या आइडेंटिटी है? a² - b², बिल्कुल सही। अभी हमने पीछे देखी, a² - a+b a-b की हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? a² - b²। ठीक है, तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 1 ही होगा, इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 3x² -5x -2 अपॉन इज इक्वल टू x² इंटू 3 इज 3x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इंटू 3 इज -3। अच्छा बच्चों, ये 3x² और 3x² आपस में कट हो गए। -5x -2 इज इक्वल टू -3। -2 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके, ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। -5x इज इक्वल टू -3 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 - 2 इज 1, साइन आएगी बड़े नंबर की। -5x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/5। प्यार से वर्किंग करी, 4 मार्क मिल गए। ये देखें बेटा, कोई सवाल? बेटा सब रिप्लाई कर दें जल्दी से, इसके बाद हमारा आखिरी सवाल बचा है वेक्टर्स का। 5 मिनट में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। एक बार सब रिप्लाई कर दें। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, आखिरी सवाल देख लें वेक्टर्स का, क्वेश्चन नंबर 23। इन द डायग्राम ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ओ से ए जाने का वेक्टर है ए, ओ से सी जाने का वेक्टर है सी। ठीक है, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी की जो लाइन है इस पे एक्स मिड पॉइंट है भाई, यहाँ पे एक्स मिड पॉइंट होगा। अगर एक्स मिड पॉइंट होगा तो ए एक्स और एक्स सी जो है वो बराबर होंगे। वाई इज द पॉइंट ऑन ए बी, वाई जो है वो ए बी पे लाई कर रहा है।
सच दैट ए वाई टू वाई बी इज 2:1। मतलब वाई कहीं इधर होगा कि ए वाई जो 2 है और वाई बी जो है वो 1 है। ये आ गया रेशो। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। ए सी। बच्चों ए से सी आने क्या वेक्टर बनेगा? ए से सी आने का क्या वेक्टर होगा? इस पॉइंट से आपको यहां आना है। अब जब आप ए से ओ आएंगे तो डायरेक्शन इधर है, लेकिन आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो माइनस ए होगा। बिल्कुल सही। और फिर ओ से सी जा रहे हैं तो ये प्लस सी हो जाएगा। तो माइनस ए प्लस सी। यहाँ पे आप लोग सी माइनस ए लिख दें तो अच्छा है, माइनस ए प्लस सी में भी कोई मसला नहीं है। पहली पॉजिटिव वैल्यू होती है तो सही रहते। पार्ट बी में आपसे पूछा है द पोजिशन वेक्टर ऑफ एक्स। बच्चों पोजिशन वेक्टर ऑफ एक्स का क्या मतलब है? आपसे मांगा हुआ है ओ एक्स। आपसे क्या मांगा है बच्चों? आपसे मांगा है ओ एक्स। अब आपको ओ से अगर एक्स जाने तो ओ से ए जाएंगे और फिर ए से एक्स जाएंगे। ओ से ए जाएंगे और ए से एक्स जाएंगे। अब ओ से ए तो आराम से हम लोग ए चले जाएंगे। ए से एक्स का कोई डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन जब नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपको हिंट्स दी हुई होती है ना, ये काम आएंगी। बेटा पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ से शुरू होता है बात। तो ओ से शुरू हो गया, हमें एक्स पे जाना है, तो ओ एक्स होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होता है? ओ ए। ठीक है। अब यहां पे जो है आपको ओ ए तो पता है ए होगा, ए एक्स नहीं पता। लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर एक्स जो है वो यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स ए एक्स विल बी इक्वल टू ए सी। अगर मैं ए एक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये पूरा ए सी आ जाएगा। 2 टाइम्स वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू ए सी। बच्चों क्या आप लोग ये बात मानते हैं? इस ए एक्स के वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास ये पूरा ए सी का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। और अब क्या सीन है भाई? अगर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए एक्स जो है वो हमारे पास है 1/2 ऑफ ए सी। और ए सी हम लोग ऊपर वाले पार्ट में निकाल चुके हैं, सी माइनस ए। तो ए एक्स कितना आ जाएगा भाई? 1/2 ब्रैकेट सी माइनस ए। इसका मतलब हो गया ए एक्स जो हमारा पोजिशन वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 सी माइनस 1/2 ए। ए एक्स हमारे पास आ गया 1/2 सी माइनस 1/2 ए। अब ओ से ए जाएंगे तो ए होगा। तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ ए हो गया, प्लस ए एक्स क्या हो गया? 1/2 सी माइनस 1/2 सी, 1/2 ए। ये आपने ए एक्स यहां से उठा के रख दिया भाई। अब 1 ए माइनस हाफ ए कितना हो जाएगा? 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा। तो ओ एक्स कितना आ गया? 1/2 ए प्लस 1/2 सी। ये आपका आंसर हो गया भाई, 1/2 ए प्लस 1/2 सी। बेटा ओ ए तो ए था ना? ओ से ए जाओगे तो क्या होगा? ए होगा ना बेटा। और फिर ये 1 है और ये माइनस हाफ है, तो 1 माइनस हाफ किस तरह होगा? 1/1 है। 2 - 1/2 विच इज 1/2। तो यहाँ मैंने 1/2 लिख दिया भाई। 1 में से 1/2 को माइनस करा तो 1/2 आ गया। ठीक है, ये हो गया ओ एक्स। कोई मसला बच्चों?
आखिरी पार्ट देख लेते हैं, y से x जाने। y से x जाने। अच्छा, y से x जाने के लिए y से a जाएंगे, फिर a से x जाएंगे। सही बात है बच्चों या नहीं? y से हम लोग चले जाएंगे a, और a से चले जाएंगे x। वाई ए प्लस ए एक्स। अच्छा, ए एक्स तो हमें पता है, 1/2c माइनस 1/2a। वाई वाई ए कितना होगा? ए एक्स हमारे पास यहाँ गिवन है, हमें चाहिए वाई ए, हमें चाहिए वाई ए। ठीक है, अब वाई ए किस तरह आएगा बच्चों? अगर ओ सी जो है वो सी है, तो ए बी भी सी होगा ना। ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम की वो सेम होती हैं। तो अगर ये चीज सी है, तो ये पूरा भी सी होगा। अच्छा बच्चों, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर पूरा ए बी सी है, तो ये ए वाई कितना होगा? ए वाई कितना होना चाहिए? ये हिस्सा 2 है, और ये पूरा हिस्सा है 3। तो ए वाई क्या होगा? 2/3c। ये बच्चों ये 2/3 होगा, और ये वाला हिस्सा 1/3 होगा ना। टोटल से डिवाइड करेंगे ना बेटा जेड। पूरा हिस्सा अगर 3 है, 2 और 1 मिला के, तो ये हिस्सा 2/3 होगा और ये हिस्सा 1/3 होगा। सही बात है। अब ये हमारे पास हमें पता है ए वाई जो है ये 2/3c है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो 2/3c होगा। अगर मैं वाई से ए जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो साइन माइनस की आ जाएगी, -2/3c। तो वाई ए कितना आ गया बच्चों? वाई ए आ गया -2/3c। प्लस ए एक्स निकाल चुके हो आप लोग, 1/2c माइनस 1/2a। इसको वही 3 क्रॉस रूल करेंगे। 2 × -2 इज -4, 3 × 1 इज 3, 3 × 2 इज 6, c -1/2a, -4 + 3 इज -1। तो -1/6c -1/2a। ये आपका आंसर आ गया बेटा। लास्ट स्टेप में क्या है? -2/3 + 1/2 की वर्किंग करी हुई है। 3 क्रॉस रूल से प्लस कर लिया आपने, ये आया, तो ये आंसर आ गया सी का। ये तो आपके पास एक ही था, वो तो एज इट इज आ जाएगा। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल? जी बेटा, ये बात। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है वो 2023 का अक्टूबर नवंबर का पेपर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है हम लोग ने अक्टूबर 2023 के चारों पेपर्स कर लिए हैं, पेपर 1 के। 2023 के हम लोग ने चारों वेरिएंट्स कर लिए हैं। मई जून 11, मई जून 12, अक्टूबर नवंबर 11, अक्टूबर नवंबर 12। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो पेपर 2 की तरफ जा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को ग्रुप पे अभी बता दूंगा कि कौन सा P2 का पेपर मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ, जो कि संडे को होगी 4 to 6। उससे पहले वो पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जब मैं करवा रहा हूँ वो पेपर, तो आप लोग को ज़्यादा फायदा हो रहा हो। आप लोग को पता हो कौन सी चीज़ें आप लोग नहीं कैच कर पा रहे हो, और वो चीज़ें जब मैं कराऊँ तो आप लोगों को समझ आने लगे। आप लोग को आइडिया हो कि कौन सा टॉपिक आप लोग का वीक है। ठीक है। सिर्फ मैं पेपर करूंगा कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग पहले पेपर करके ये क्लास लोगे तो आप लोग को फायदा होगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।